नमस्कार। IBSA 2025 परीक्षा खत्म हो गई है और अब सबके दिमाग में बस यही घूम रहा है, मेरी शिफ्ट कैसी थी, मुश्किल या आसान। और सबसे बड़ा सवाल, नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, कितने नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये चिंता लाजमी है क्योंकि जब पेपर अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट में होता है तो कठिनाई का स्तर भी अलग अलग होता है। और आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास 75,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के जवाबों का डेटा है, जिसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी शिफ्ट ज्यादा कठिन रही और नॉर्मलाइजेशन का असर कैसा हो सकता है। हाँ, ये डेटा काफी बड़ा है तो इससे एक अच्छी तस्वीर मिल सकती है कि किस शिफ्ट में औसत प्रदर्शन कैसा रहा। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। 29 सितंबर को जो सुबह 8:30 बजे वाली शिफ्ट थी, उसमें औसत स्कोर मतलब एवरेज स्कोर लगभग 49.4 रहा। इसे हम मध्यम मान सकते हैं ना? हाँ, 49.4 मध्यम कहा जा सकता है। लेकिन उसी दिन की शाम वाली शिफ्ट का क्या? हाँ, वहीं पर कहानी बदलती है। 29 सितंबर शाम 5:30 बजे वाली शिफ्ट, उसमें औसत स्कोर गिरकर सिर्फ 45.8 रह गया। ये तो काफी मुश्किल लग रही है। 45.8। अच्छा, मतलब सुबह और शाम की शिफ्ट में ही लगभग 3.5 अंकों का फर्क आ गया। ये तो काफी ज्यादा है। बिल्कुल, और यही पैटर्न हमें 30 सितंबर को भी देखने को मिला। सुबह 8:30 वाली शिफ्ट का औसत रहा 48.3, जो फिर से मध्यम श्रेणी में आएगा। ठीक है, 48.3। लेकिन 30 सितंबर की शाम 5:30 बजे वाली शिफ्ट, वो तो अब तक की सबसे कठिन शिफ्ट मानी जा रही है। उसका औसत स्कोर सिर्फ 45.7 रहा है। सिर्फ 45.7, यानी सबसे कम। तो ये जो लगभग 4 अंकों का अंतर दिख रहा है सबसे आसान और सबसे मुश्किल शिफ्ट के बीच, यहीं पर नॉर्मलाइजेशन काम आता है। हाँ, सही कहा। ये नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है, थोड़ा समझाएंगी? बिल्कुल। देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक तरह की सांख्यिकी प्रक्रिया है। इसका सीधा साधा मकसद ये है कि किसी भी उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए नुकसान न हो कि उसे दूसरों के मुकाबले ज्यादा कठिन पेपर मिला था। अच्छा। सिस्टम सभी शिफ्ट्स के अंकों के वितरण को, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है, औसत स्कोर देखता है, स्टैंडर्ड डिविएशन देखता है और फिर एक फॉर्मूले के तहत अंकों को एडजस्ट करता है ताकि एक तरह से सभी उम्मीदवारों को एक ही लेवल पर लाया जा सके। मतलब ये बराबरी लाने की कोशिश है। तो इस नॉर्मलाइजेशन का असर अंकों पर कैसे दिखेगा? मतलब कितने नंबर बढ़ या घट सकते हैं? हाँ, जो डेटा हमने देखा है उसके आधार पर एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे जो शिफ्ट्स थोड़ी आसान थी, हो सकता है उनमें 2 से 3 अंक कम हो जाएं। ओह, कम भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर शिफ्ट ज्यादा आसान थी औसत के मुकाबले तो अंक कम भी होते हैं। जो मध्यम शिफ्ट थी उनमें शायद 1 अंक के आसपास जुड़ सकता है या शायद कोई बदलाव ना हो। और कठिन शिफ्ट्स का क्या, जैसे वो शाम वाली? हाँ, जो कठिन शिफ्ट्स थी जैसे 29 सितंबर दोपहर या शाम वाली या 30 सितंबर दोपहर वाली, उनमें 3 से 4 अंकों की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। और सबसे मुश्किल शिफ्ट, वो 30 सितंबर शाम वाली, जिसका औसत सिर्फ 45.7 था। उसमें सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। अनुमान है कि उसमें 5 अंक तक जुड़ सकते हैं। 5 अंक? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब अगर किसी के उस शिफ्ट में मान लीजिए 44 या 45 नंबर आ रहे हैं। हाँ, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद वो आसानी से 49 या 50 तक पहुंच सकता है। ये तो सच में गेम चेंजर हो सकता है कई उम्मीदवारों के लिए। बिल्कुल, और इसी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर फिर कट ऑफ का अनुमान लगाया जाता है। हाँ, तो अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है। अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है नॉर्मलाइजेशन के बाद? जी, डेटा के विश्लेषण और नॉर्मलाइजेशन के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक अनुमानित रेंज ये हो सकती है। बताइए। सामान्य यानी यूआर के लिए कट ऑफ 60 से 66 के बीच रह सकती है। 60 से 66, ठीक है। और ओबीसी? ओबीसी के लिए ये रेंज 56 से 63 के आसपास हो सकती है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी लगभग यही 57 से 64 के बीच। ओके। एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए? एससी के लिए अनुमान है 48 से 55 अंक और एसटी के लिए 45 से 52 अंक के बीच। और भूतपूर्व सैनिक मतलब एक्स सर्विसमैन? उनके लिए कट ऑफ 41 से 46 के बीच रहने की संभावना है। इसमें अगर किसी का स्कोर 43 से ऊपर है तो वो काफी सुरक्षित स्थिति में माने जा सकते हैं। ये तो काफी विस्तृत अनुमान है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ अनुमान है ना? हाँ बिल्कुल, ये आंकड़े उपलब्ध डेटा और नॉर्मलाइजेशन के मॉडल पर आधारित हैं। असली कट ऑफ वैकेंसी की संख्या और असल में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगी। लेकिन हाँ, ये रेंज एक अच्छा संकेत जरूर देती है। तो जिन उम्मीदवारों के अंक इस रेंज में या इसके आसपास बन रहे हैं,
उन्हें अगले चरण की तैयारी शुरू कर देनी है। निश्चित रूप से। अगला चरण मतलब Tier 2 टाइपिंग टेस्ट, उसके बारे में क्या जानकारी है? परिणाम कब तक आ सकता है? देखिए, उम्मीद की जा रही है कि परिणाम नवंबर 2025 के आखिर तक या फिर दिसंबर 2025 की शुरुआत में आ जाना चाहिए। और टाइपिंग टेस्ट? वो संभवतः जनवरी 2026 में हो सकता है। मतलब ज्यादा समय नहीं है। परिणाम का इंतजार किए बिना तैयारी शुरू करनी होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि परिणाम आने के बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए मुश्किल से 1 महीना मिलेगा और टाइपिंग में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनाने में वक्त लगता है। तो जिनका स्कोर अच्छा बन रहा है उन्हें तो आज से ही लग जाना चाहिए। सही बात है। तो आज हमने विस्तार से देखा कि कैसे अलग-अलग शिफ्ट की कठिनाई अंकों को प्रभावित कर सकती है, नॉर्मलाइजेशन कैसे इस अंतर को पाटता है और संभावित कट ऑफ क्या हो सकते हैं। अगले चरणों की टाइमलाइन भी अब थोड़ी साफ है। हाँ, और जाते जाते एक बात और सोचने लायक है। ये जो पूरी कवायद है, शिफ्टवार विश्लेषण, नॉर्मलाइजेशन, ये दिखाती है कि कंपटीशन कितना टफ हो गया है। हाँ, ये तो है। हर एक नंबर कीमती है। ये उम्मीदवारों की मेहनत को भी दिखाता है और साथ ही परीक्षा लेने वाली एजेंसियों के लिए भी ये एक चुनौती है कि पेपर के स्तर में ज्यादा से ज्यादा एकरूपता कैसे लाई जाए। बिल्कुल सही कहा। खैर, उम्मीद है कि इस चर्चा से उम्मीदवारों को अपनी स्थिति समझने में और आगे की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।